हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरडो सीरीज का 37वां लेक्चर है और वेव मोशन का पार्ट 1 है। इसमें हम इरडो की 4.150, 4.154 टू 4.156 एंड देन 4.166 टू 4.171 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। साउंड वेव है, उसको L डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और एक एंड पे टेम्परेचर T1 दिया हुआ है और एक एंड पे टेम्परेचर T2 दिया हुआ है। साउंड वेव है, ध्यान रखना। और तुमसे कहता है कि जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 तक लीनियरली वेरी कर रहा है। लीनियरली वेरीज, एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा स्पीड ऑफ साउंड अल्फा रूट टी ऐसे वेरी कर रही है। तो तुमसे कहता है कि साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार दोबारा देख लो। साउंड वेव को L डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। एक जगह पे टेम्परेचर T1 है, दूसरी जगह पे टेम्परेचर T2 है और T1 से T2 तक वो लीनियरली वेरी कर रहा है और स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल टू अल्फा रूट टी ऐसे वेरी कर रही है। तो साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा, ये तुमसे पूछ रहा है। तो तुम यहां से x डिस्टेंस पे चले जाओ और इस जगह पे मान लो टेम्परेचर T है, तो देखो T कितना होगा। T1 में T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स होगा ना। आई थिंक मेरे ख्याल से ये निकाल लोगे ना x। जैसे अगर चलो ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ भी तुम देखो, ग्राफ क्या होता, ये t है, ये x है, मान लो सपोज करो। तो T1 से T2 तक वेरी कर रहा है, ये T1 है और ये T2 है और ये डिस्टेंस L है और मुझे x पे निकालना है T कितना होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और वैसे दूसरे तरीके से भी देखो तो T1 में कुछ ऐड होगा, नहीं T1 में कुछ ऐड होगा। अब तुम देखो ये T1 से T2 तक चला गया है L लेंथ में, इसका मतलब यूनिट लेंथ में कितना चेंज हुआ, T2 माइनस T1 अपॉन L। और मुझे x लेंथ में चाहिए कितना चेंज होगा, तो ये आ गया। तो तुमने यहाँ पे टेम्परेचर निकाल लिया। अब v इक्वल टू अल्फा रूट टी है, v इक्वल टू अल्फा रूट टी है और t को हमने कितना निकाल लिया है, अल्फा रूट T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स। और v को मैं dx बाई dt लिख सकता हूं ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, बस हो गया। x की लिमिट रख देना 0 से L और टाइम की लिमिट रख देना 0 से t। तो यहां से तुम्हारा टाइम निकल जाएगा।
आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। साउंड वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है एल डिस्टेंस। एक जगह पे टेम्परेचर T1 है, दूसरी जगह पे T2 है, और वो लीनियरली वेरी कर रहा है, और स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल टू अल्फा रूट टी दे रखी है। तो साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा ये तुमसे पूछा था। तो एक एंड से x डिस्टेंस पे तुमने t निकाल लिया, वहां पे v निकाल लिया, और उस v को तुमने dx अपॉन dt पुट कर दिया, तो वहां से आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और तुम्हें प्रूव करना है कि ये वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर तुमसे पूछता है कि ये अल्फा का क्या मीनिंग है, अल्फा इसमें क्या है ये क्या है। आप एक बात बताओ, y इक्वल टू एफ टी प्लस अल्फा एक्स है, तो मेरे ख्याल से इतना तुम जानते होगे, डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू, इतनी मैथ तुम जानते होगे। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एफ डबल डैश टी प्लस अल्फा एक्स, ये हो गया। और अगर मैं डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू लिख दूं, तो फिर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एफ डबल डैश टी प्लस अल्फा एक्स। तो अगर तुम यहां से देखो तो डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू को, ठीक है, डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन अल्फा स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू, इस टाइप से लिख सकता हूँ ना। डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू को मैं वन अपॉन अल्फा स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू लिख सकता हूँ, और ये कांस्टेंट है क्यों? तो अगर तुम्हें कहीं भी ऐसी इक्वेशन दिखाई देती है डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू इक्वल टू सम कांस्टेंट, एक सेकंड, इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू, तो वो वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है ना, नहीं बताओ जो है। तो इसका मतलब देयरफॉर y इक्वल टू एफ टी प्लस अल्फा एक्स, ये वेव इक्वेशन है। और मेरे ख्याल से तुम ये जानते होगे कि इसमें जो कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, इसमें जो भी कांस्टेंट आएगा वो एक्चुअल में v स्क्वायर होता है। दिस कांस्टेंट इक्वल टू v स्क्वायर, क्यों? v यहाँ पे वेव वेलोसिटी होती है ना, ध्यान रखना। इसका मतलब वन अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये v स्क्वायर हो गई, या कह लो जो अल्फा आ गया ये वन अपॉन वी आ गया, क्यों? ये हो गया। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना क्या है बेटा, जो है ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
तुम्हें एक वेव इक्वेशन इस टाइप से दे रखी है, ट्रैवलिंग वेव है, ध्यान रखना। यहां पे से y माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, t सेकंड में है, x मीटर में है। अब पहले पार्ट में तुमसे क्या कह रहा है, देखो, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड टू वेवलेंथ। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ का तुम्हें रेशियो निकालना है। तो पहले पार्ट में देखो, ए की वैल्यू तुम्हें दिख रही होगी 60 माइक्रोमीटर है, क्यों 60 माइक्रोमीटर, इसका मतलब 6 इंटू 10⁻⁻⁵ इतना मीटर आ गया। उसके बाद x के साथ में जो भी होता है वो k होता है, क्यों x के साथ में जो भी होता है वो k होता है, और k की वैल्यू 2π/λ होती है, क्यों, तो 2π/λ या k वो 5.3 है। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 2π/5.3 इतना मीटर ही होगी ना, ये भी मीटर ही होगी। अब a/λ का रेशियो निकाल लो, हो गया फाइंड a/λ। तो ये इतना आ जाएगा, जब निकालोगे तो इतना आ जाएगा 5.1 इंटू 10⁻⁻⁵। अगला पार्ट, तुम्हें वेलोसिटी ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स एंड, एक तो वो निकालना है, और एंड इट्स रेशियो टू वेव प्रोपगेशन वेलोसिटी, ये निकालना है। अब बी पार्ट में देखो तुम्हें क्या निकालना है। बी पार्ट में पहला पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये तुम जानते होगे ओमेगा इंटू ए होती है, और ओमेगा का मतलब टी के साथ में जो भी है वो ओमेगा होगा। तो ये तो हो गया 1800, और एम्पलीट्यूड हो गया 6 इंटू 10⁻⁻⁵। लेकिन यहां से तुम्हारा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो जब तुम सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो वो रफली 11 सेंटीमीटर पर सेकंड ये आएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। अब ये बताओ कि जो वेव वेलोसिटी होती है v, वो ω/k होती है ना, ω/k होती है, और ओमेगा का मतलब जो t के साथ में है, और k का मतलब जो x के साथ में है। तो ये आ जाएगा 1800/5.3। लेकिन अब के ये मीटर पर सेकंड होगा, और तुम्हें अब रेशियो निकालना है, वीपी की मैक्सिमम वैल्यू और वी का रेशियो निकालना है। सेकंड पार्ट में ये निकालना था, तो तुम ये रेशियो निकाल लेना, वीपी की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन वी, इसको तुम फाइंड कर लेना। लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना कि अगर न्यूमरेटर में तुम मीटर पर सेकंड ले रहे हो, तो डिनोमिनेटर में भी आप मीटर पर सेकंड ही लेना, मतलब दोनों तरफ आप यूनिट फिर एक ही रखना। तो ये रेशियो आपका फाइनली इतना आ जाएगा। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। आपको y ये दे रखा है, t इक्वल टू 0 पे, हाँ ध्यान रखना बेटा, जो है ये ये वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करना है t इक्वल टू 0 पे। दूसरा
वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स निकालनी है और y इक्वल टू 0 पे, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो और अगर वो ट्रांसवर्स वेव हो। तीसरा, तुम्हें प्लॉट ड्रॉ करना है डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, रो वर्सेस एक्स, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो। एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। तुम्हें y x t इक्वेशन दे रखी है, सब कुछ तुम्हें t इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो t इक्वल टू 0 पे तुम्हें y डेल y अपॉन डेल टी डेल y अपॉन डेल x वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद t इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो और अगर वो ट्रांसवर्स वेव हो। अगला, तुम्हें डेंसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ एक रफ ग्राफ प्लॉट करना है, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, ये कह देते हैं। तो सबसे पहले तुम ये देखो, y इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अब मैं डेल वाई अपॉन डेल टी भी निकाल लेता हूं। कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी निकाल लेता हूं। कॉस का माइनस साइन होगा और माइनस के से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब के ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बन गया। ये तो तुम्हारी 3 इक्वेशंस आ गई। अब तुम्हें t इक्वल टू 0 पे करनी है सब ना, सब कुछ तुम्हें t इक्वल टू 0 पे करना है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, देखो y इक्वल टू हो गया a cos kx। डेल वाई अपॉन डेल टी कितना हो गया, देखो t इक्वल टू 0 पे करना है बेटा, ये आ गया ओमेगा ए साइन के एक्स। आई थिंक ये आ गया। और डेल वाई अपॉन डेल एक्स कितना आ गया, माइनस के ए साइन के एक्स। आई थिंक क्लियर होगा। अब तुम्हें देखो y वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करना है। ये y है, ये x है, लेकिन y की रेंज तुम्हें दिख रही होगी a और माइनस ए है, a और माइनस ए। और तुम्हें कॉस ग्राफ बनाना है, तो कॉस ग्राफ ऐसे बन जाएगा बस, ये आ गया। अब चलते हैं डेल वाई अपॉन डेल टी वर्सेस एक्स। अच्छा, वैसे डेल वाई अपॉन डेल टी ध्यान रखना, ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ना, ध्यान रखना बेटा, ये एक्स है। इसकी रेंज कितनी है, ओमेगा ए और माइनस ओमेगा ए। क्यों, यहां पर है ओमेगा ए और यहां पर है माइनस ओमेगा ए, लेकिन इसमें साइन ग्राफ बनना है, तो ये साइन ग्राफ बन गया। और अब हम चलते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स वर्सेस एक्स। डेल वाई अपॉन डेल एक्स वर्सेस एक्स, इसकी रेंज तुम्हें प्लस माइनस के ए दिख रही होगी, के ए और माइनस के ए, और ये माइनस साइन ग्राफ है, तो ये ऐसे हो गया।
ये कह, बस एक चीज का ध्यान रखना, तीनों के तीनों तुमने एक्स एक्सिस में अगर देखोगे तो एक लूप की जो लेंथ होगी, तीनों के तीनों ना, अगर तुम देखोगे एक लूप की जो लेंथ होगी ये λ/2 होगी। हाँ ध्यान रखना, ये कर लो। अब चलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी में। ये तो ए पार्ट था, अब आ रहे हैं बी पार्ट। t इक्वल टू 0 दिया हुआ है और y इक्वल टू 0। वेयर y इक्वल टू 0, हाँ ये कह रहा है वेयर y इक्वल टू 0। अब देखो जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो माइनस v इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स होती है। क्यों? अब एक माइनस साइन पहले से है। अब आ जाओ, ये वेव की वेलोसिटी होती है। क्यों? ये वेव की वेलोसिटी होती है। तो देखो ओमेगा टी और के एक्स अपोजिट साइन के हैं, तो इसका मतलब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई अपॉन डेल एक्स देखो, आप ये देखो कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स जहां पे तुमने बोला हुआ है वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है, जहां पे वाई की वैल्यू 0 है, तो तुम एक चीज देखो, जैसे यहां पर है बेटा है ना, इस जगह पे कंसीडर करते हैं, मान लो जो है y इक्वल टू 0 यहां पे कंसीडर कर रहा हूं मैं। और डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स अगर आप देखोगे तो इस जगह पे ये है, ये निगेटिव में आ रहा है ना, अगर आप देखोगे तो ये निगेटिव में आ रहा है। क्यों? और या इसको दूसरे तरीके से अगर देखोगे तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होता है, वाई एक्स ग्राफ का स्लोप भी होता है। तो इस जगह पे तुम स्लोप भी देखोगे तो स्लोप नेगेटिव ही है। मैं इस पॉइंट पे कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना जो है इस पॉइंट पे। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा जो है? इस पॉइंट पे अगर तुम देखोगे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स का मतलब इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, और वैसे डेल वाई अपॉन डेल एक्स यहां से भी देख सकते थे वो नेगेटिव ही आ रहा है, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव में आ रही है। इसको वैसे तुम ये वाले ग्राफ से भी देख सकते थे। आप ये देखो ना, ये जो डेल वाई अपॉन डेल टी है ये एक्चुअल में पार्टिकल वेलोसिटी ही तो है। आप देखो ये अल्टीमेटली पार्टिकल वेलोसिटी तो है। और ये कौन सा वाला पॉइंट है, जरा तुम देखो, ये वाला पॉइंट है ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? देखो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। इस जगह पे कह रहा हूं मैं, आप देखो ये वाला पॉइंट इस ग्राफ में तो यहां पर है, इस ग्राफ में यहां पर है, और इस ग्राफ में यहां पर है। समझ गए ना? ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट है एक्चुअल में देखोगे तो। और ये बाय द वे कितनी डिस्टेंस पे, यहां से देखोगे तो λ/4 की डिस्टेंस पे है। अगर आप देखोगे तो ये λ/4 की डिस्टेंस पे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे हमने देखा कि पार्टिकल वेलोसिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और वो मेरे को सेकंड ग्राफ से ही पता चल गया। अब देखो ध्यान से देखो, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव रही होती
तो लॉन्गिट्यूडनल में तुम जानते होगे ऐसे ऑसिलेशंस होते हैं, इस टाइप से ऑसिलेशंस होते हैं, और वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल वेलोसिटी प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये हो गई। और अगर मान लो ये ट्रांसवर्स वेव होती, अगर मान लो ये ट्रांसवर्स वेव होती तो ट्रांसवर्स वेव में ऐसे ऑसिलेशंस होते हैं और पार्टिकल वेलोसिटी प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वाई में है। तो ट्रांसवर्स वेव के केस में जो पार्टिकल वेलोसिटी है इसका मतलब वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ रही है। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये कह लो। अब चलते हैं सी पार्ट। तुम्हें एक रफ प्लॉट ड्रॉ करना है, रो वर्सेस एक्स का, लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में। तो मेरे ख्याल से तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डेल्टा रो की जो वैल्यू होती है वो माइनस रो इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स होती है। ये तुमने पढ़ा होगा, डेल्टा रो की जो वैल्यू होती है माइनस रो इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स होती है, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स हमने ये निकाल लिया। देखो या रादर तुम ये वाला कह लो, क्योंकि मुझे t इक्वल टू 0 पे ड्रॉ करना ना, ये वाला कह लो। डेल वाई अपॉन डेल एक्स टी इक्वल टू 0 पे ड्रॉ करना था, तो ये हो गया। डेल वाई अपॉन डेल एक्स को अगर मैं ये रख दूं तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया रो ए के साइन के एक्स, ये बन गया। अब देखो ना, रो ए के साइन के एक्स ये बन गया। अब सुनो, इसका मतलब जो डेल्टा रो की मैक्सिमम वैल्यू है इसको तुम प्लस या माइनस रो ए के कह सकते हो। रो वहां पे एक नॉर्मल डेंसिटी है, ध्यान रखना, रो वहां पे एक नॉर्मल डेंसिटी है। इसका मतलब अगर मैं डेंसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो, एक तो मीन वैल्यू हो गई, इसको चलो रो ही कह लेता हूं। इसके ऊपर कितना तक जा रहे हो आप, तुम जा रहे हो रो प्लस रो ए के, और इसमें नीचे कहां तक जा रहे हो, रो माइनस रो ए के, इतना जा रहे हो। और इसमें तुम्हें साइन ग्राफ दिख रहा होगा, क्यों, इसमें तुम्हें साइन ग्राफ दिख रहा होगा, तो इसमें साइन ग्राफ बना दो, ये आ गया बस। इस टाइप का एक रफ ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन अच्छा था, ग्राफ्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो है इसको अच्छी तरीके से देख लेना। तुम्हें y एक्स टी इक्वेशन दे रखी थी और t इक्वल टू 0 पे करना था सब जगह, y वर्सेस x, डेल वाई अपॉन डेल टी वर्सेस एक्स, डेल वाई अपॉन डेल टी वहां पे पार्टिकल वेलोसिटी भी होगी, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स वर्सेस एक्स, तीन ग्राफ ड्रॉ करने थे। फिर y इक्वल टू 0 जहां पर है वहां पे तुम्हें पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। अब फिर उसमें दो केस दिए हुए कि अगर वो ट्रांसवर्स वेव है तो क्या होगा, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है तब क्या होगा। और तीसरा तुम्हें एक रफ ग्राफ ड्रॉ करना है रो वर्सेस एक्स, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना, इसमें तुम्हें बहुत कई ग्राफ्स वगैरह कई चीजें क्लियर हुई होंगी आई थिंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या है, एक स्ट्रिंग 120 सेंटीमीटर की है, स्टैंडिंग वेव बन रही है,
और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 2 पॉइंट्स पे 3.5 मिलीमीटर है और वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है। तो एक तो तुम्हें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकालना है और ये कौन सा ओवरटोन है ये तुम्हें बताना है। जब मैं फिगर बनाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे तुमने देखा होगा ना, ऐसे इसमें इस टाइप के लूप बनते हैं बेटा। ये ऐसे कह लो एंड सो ऑन। अब जहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 3.5 मिलीमीटर है वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है। तो एक बात बताओ, जैसे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये आ गया, देखते हुए चलना बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी ये 3.5 मिलीमीटर दे रही है और ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिल रहा है। इसका मतलब ये भी 15 है और ये भी 15 है। ये सेंटीमीटर में है, ये भी 15 है एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अब सुनो, तो आप ये बताओ कि अगर यहां से लेके यहां तक 15 है तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 7.5 रहा होगा ना। समझ में आ रहा है बेटा? जो है यहां से लेके यहां तक 15 है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 7.5 रहा होगा। तो एक लूप की लेंथ कितनी हुई जरा वो देखो बेटा। मेन ये है कि एक लूप की लेंथ कितनी हुई। अब मैं थोड़ा सा और वो कर देता हूँ, सुन लो। ये है जैसे ये 15 है तो ये 7.5 है और फिर ये भी 7.5 है ना। तो इसका मतलब एक लूप कितना हुआ बताओ। जो एक लूप हुआ 30 सेंटीमीटर का। अगर आप देखोगे तो वन लूप वो 30 सेंटीमीटर का हो गया और टोटल तुम्हारी 120 सेंटीमीटर की लेंथ थी। इसका मतलब इसमें 4 लूप आए होंगे। क्यों? इसका मतलब इसमें 4 लूप बने होंगे। तो फिगर देखोगे तो ये होगी कुछ 1 2 3 और 4, ये कह लो सुबह। और मेरे ख्याल से तुम जानते होगे अगर इसमें 4 लूप बने तो इसको हम फोर्थ हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन भी कहते हैं। क्यों? तो ये तो आ गया थर्ड ओवरटोन। अब अगली बात सुनो। अब तुम्हें कहता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। मैक्सिमम का मतलब ये पूछ रहा है, ध्यान से देखना, ये पूछ रहा है तुमसे। ये ए की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। अब आप ये बताओ कि एक लूप 30 सेंटीमीटर का है और एक लूप तुम जानते होगे λ/2 का होता है। तो λ/2 30 हो गया। इसका मतलब जो वेवलेंथ हो गई वो 60 सेंटीमीटर हो गई।
तो वहां से k की वैल्यू निकाल लो। k हो गया 2π/λ या फिर π/30 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। तो ये तो तुम्हें k पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला पार्ट क्या है इसका। ये x = 0 है और ये एक नोड है। तो अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिखूं तो मैं उसको चाहता तो a मैक्स साइन kx भी लिख सकता था ना। दोबारा सुन लो, x = 0 एक नोड है। x = 0 एक नोड है। इसका मतलब वहां से अगर मैं x डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखूं तो मैं उसको a मैक्स साइन kx भी लिख सकता था। क्यों? a मैक्स साइन kx भी लिख सकता था। तो अब आप ये बताओ कि यहां से 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड 3.5 मिलीमीटर था। क्यों? 3.5 मिलीमीटर था। तो अब वैल्यू रख दो, बस हो गया। ax की वैल्यू रख दो 3.5 मिलीमीटर। a मैक्स तुम्हें निकालना है। ये हमने रख दिया π/30 और x की वैल्यू है 7.5। तो यहां से तुम a मैक्स फाइंड कर लेना, बस हो गया फाइंड किया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं थोड़ा एक नीट एंड क्लीन बड़ी फिगर बना देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें 4 लूप बनाने थे। ये 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 और ये। अब ये जो है ए मैक्स की वैल्यू बाय द वे 5 आ रही है। ध्यान रखना 5 मिलीमीटर आ रही है बेटा। ए मैक्स का जो आंसर आ रहा है 5 मिलीमीटर आ रहा है। अब ये तुम्हें जो दिया हुआ है 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। अब यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ये सारे के सारे तुम्हारे 3.5 मिलीमीटर दे रखे हैं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है ये जैसे दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और ये भी तुम्हें 15 दे रखी है। इसका मतलब यहां तक की जो डिस्टेंस मैंने ली थी, तुम्हें याद होगा वो 7.5 ली थी। ये कह लो मतलब ये वाली जो डिस्टेंस ली थी मैंने, ये कितनी ली थी बेटा, जो है ये ली थी 7.5 सेंटीमीटर ली थी। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। फंडामेंटल टोन निकालना है। दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं और एक को तुम 2% स्ट्रेच कर देते हो और दूसरे को तुम 4% स्ट्रेच कर देते हो। और टेंशन प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन ये दे रखा है। रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है, ध्यान रखना बेटा। अब सुनो,
डेल्टा एल अपॉन एल, इसको मैं कुछ कह देता हूं, मान लो लेट ईटा कह दे रहा हूं। अब देखो पहली स्ट्रिंग के लिए जो ईटा 1 है ये 2% है, हाँ ध्यान रखना बेटा 2% है, इसका मतलब 0.02 है। और दूसरे के लिए वो 4% है, इसका मतलब 0.04 है, ये हो गया। और डेल्टा एल अगर देखोगे तो वो ईटा टाइम्स एल है। तो इसका मतलब जो तुम्हारे पास स्ट्रेच होने के बाद लेंथ है, स्ट्रेच होने के बाद कह रहा हूँ बेटा, जो है स्ट्रेच होने के बाद लेंथ कितनी होता है, एल प्लस डेल्टा एल, इसका मतलब ये हो गया एल 1 प्लस ईटा। पहले ये बताओ ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया बेटा, जो है देखो एक बार दोबारा से कह रहा हूं मैं, दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स थी, इसका मतलब इनिशियली उनकी लेंथ सेम थी, लेकिन बाद में अलग अलग हो जाएगी। तो मैंने डेल्टा एल अपॉन एल को ईटा ले लिया, तो इसका मतलब बाद में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी, तो एल डैश कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल, या कह लो, और डेल्टा एल को देखो हम ईटा टाइम्स एल लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस ईटा टाइम्स एल, ये कह लो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और तुमने पहले वाले को 2% स्ट्रेच किया है, 2% स्ट्रेच करने का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो गया, 0.02 हो गया। और दूसरे केस में 4% इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब डेल्टा एल अपॉन एल दूसरे केस में कितना हो गया, 0.04 हो गया। तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशन क्लियर होगी। अब आप ये बताओ कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो v अपॉन 12 होती है, और v की वैल्यू रूट टी अपॉन म्यू अपॉन 12 होती है। अब जरा टेंशन देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, जो ये बताओ कि जो डेल्टा एल होता है वो टी एल अपॉन ए वाई होता है ना, इसका मतलब जो टेंशन तुम लिख सकते हो वो लिख सकते हो ए वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल अपॉन एल को, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल को हमने ईटा लिख लिया है, तो इसका मतलब ये हो गया ए वाई ईटा, टेंशन तो ये हो गया। अच्छा एक चीज का और ध्यान देना, इसमें ना तुम्हें ये भी दिया था कि आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स थी, इसका मतलब उनका मास, इनिशियल लेंथ सब कुछ इक्वल थी, समझे ना, मास इनिशियल लेंथ सब कुछ इक्वल थी। तो तुम एक बात बताओ, मैं म्यू को एम बाई एल भी लिख सकता हूँ ना, अगर देखोगे तो म्यू को एम बाई एल भी लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/12 रूट टी एल अपॉन एम। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बेटा ये कर सकते हैं। अगर आप देखोगे ना तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम ये लिख सकते हैं 1/12 रूट टी एल अपॉन इतना। अब वैल्यू रख के चलते हैं, देखो F1 कितना हुआ, ध्यान से देखना बेटा। अब यहां पे जो
एल रहा होगा, या चलो इसी को यूज कर लेते हैं, पहले वाले को यूज कर लेते हैं, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, दोनों के लिए म्यू की वैल्यू तो सेम रहेगी। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे तुम एक चीज देखो कि यहाँ पे जो ये लेंथ आएगी, ये चेंज लेंथ आएगी ना बेटा, जो है ये चेंज लेंथ होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 L1 डैश अंडर रूट T1, और यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ ही आएगी और m आएगा, ओरिजिनल लेंथ आएगी और ओरिजिनल मास आएगा। और इसी टाइप से जो F2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 L2 डैश अंडर रूट T2 L/m, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज आएगा बेटा, जो है ना, थोड़ा सा एक चेंज ये आएगा कि वहां पे जो T/μ आएगा, T/μ आएगा, वो एक्चुअल में L1 डैश आएगा यहाँ पे, और ये L2 डैश होगा। एक्चुअल में वहां पे जो म्यू आएगा ना बेटा, जो है ये आफ्टर स्ट्रेच होगा, ध्यान से देखो, ये होगा आफ्टर स्ट्रेच, और आफ्टर स्ट्रेच ये कितना रहा होगा, ओरिजिनल मास तो सेम रहा होगा, लेकिन अब एल डैश हो गई होगी ना, चेंज होने के बाद लेंथ एल डैश हो गई होगी, तो ये आ गया, कह लो जो है ये हो गया। तो F1/F2 कितना आ गया, देखो F1/F2 आ गया L2 डैश अपॉन L1 डैश, ये हो गया अंडर रूट T1 L1 डैश अपॉन T2 L2 डैश। अब वैल्यू रख देते हैं, बस हो गया। अब देखो L डैश हमने कितना निकाल लिया था, L डैश हमने ये निकाल लिया था बेटा, जो है आप देखो ना, L डैश ये निकाल लिया था, तो इसका मतलब L1 डैश कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, जो है L2 डैश कितना हो जाएगा, 1 प्लस ईटा 2 इंटू एल अपॉन 1 प्लस ईटा 1 इंटू एल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अंडर रूट टी का फॉर्मूला हमने क्या निकाल लिया था, देखो टी का निकाल लिया था ए वाई ईटा निकाल लिया था, क्यों ए वाई ईटा निकाल लिया था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए वाई ईटा 1, और L1 डैश कितना हो गया, L1 डैश हो गया 1 प्लस ईटा 1 एल, और इसी टाइप से नीचे आ जाएगा ए वाई ईटा 2, और वो आ जाएगा 1 प्लस ईटा 2 इंटू एल। अब यहां से देख लो, लेंथ कैंसिल हो गई, ए वाई लेंथ, ए वाई लेंथ कैंसिल हो गई, और ईटा 1 और ईटा 2 की मैंने वैल्यू दे रखी है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट ईटा 1 एंड ईटा 2। इसमें काफी वो है, ध्यान से देखो बेटा, जो है थोड़ा ब्रीफ में कर देता हूँ कलर चेंज करके। तुम्हें आइडेंटिकल वो दिया था, हाँ इनिशियली आइडेंटिकल दिया था, तो इसका मतलब मास सेम था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चलो मान लो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, यंग्स मॉडुलस मान लो ये सेम था, और लेंथ
ये सेम तरीके थे। एक तो ये आ गया। अब तुमने पहले वाले को 0.02% इंक्रीज की लेंथ, तो एक तरीके से डेल्टा एल अगर तुम देखोगे तो वो 0.02 एल हुआ ना, एक तरीके से ये हुआ ना, डेल्टा एल वन कह लो, क्यों डेल्टा एल वन इक्वल टू ये हो गया, तो डेल्टा एल वन अपॉन एल, इसको मैंने 0.02 कहा और इसको ईटा वन कह दिया, ये बोल दिया। इसी टाइप से डेल्टा एल टू अपॉन एल को मैंने 0.04 कहा और इसको मैंने इनिशियली सिंबॉलिकली ईटा टू कह दिया। ये भी क्लियर हो गया होगा। अगली बात, अब जो चेंज लेंथ है वो L प्लस डेल्टा L रही होगी, और डेल्टा L तुम्हें दिख रहा होगा L टाइम्स ईटा दिख रहा होगा, नहीं है? बताओ, मतलब यहां से हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया ना कि डेल्टा L अपॉन L को एक तरीके से हमने ईटा कह दिया बेटा जो है, तो इसका मतलब डेल्टा L कितना हो गया, L टाइम्स ईटा, तो L डैश की वैल्यू कितनी होगी बताओ जो है, 1 प्लस ईटा टाइम्स L हो गया। ये भी क्लियर होगा। उसके बाद हमने क्या किया, डेल्टा एल इक्वल टू टी एल अपॉन ए वाई होता है। इसका मतलब जो टेंशन होगी वो होगी ए वाई डेल्टा एल अपॉन एल होगी। तो इसको हमने लिख लिया ए वाई बीटा लिख लिया, सॉरी ईटा। मेरे ख्याल से यहां तक भी क्लियर होगा। अब लास्ट में आते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला बना, हाँ ध्यान से देखना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बना 1 अपॉन 2 एल डैश होगा, समझ गए ना, 2 एल डैश होगा ना, जो बाद में स्ट्रेच होने के बाद हुई है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू डैश होगा, जो बाद में मास पर यूनिट लेंथ रहा, और म्यू डैश कितना होगा, एम अपॉन एल डैश रहा होगा, नहीं है, एम अपॉन एल डैश रहा होगा। तो इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमने क्या फॉर्मूला बना लिया बेटा, ये बना लिया 1 अपॉन 2 एल डैश अंडर रूट टी एल डैश अपॉन एम, ये फॉर्मूला बना लिया, बस ये आ गया कह लो। और फिर मैंने F1 F2 की वैल्यू रख ली। जैसे तुम देखो F1 कितना लिखा है बेटा जो है, F1 मैंने लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 L1 डैश T1 L1 डैश अपॉन M, और F2 मैंने लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 L2 डैश अंडर रूट T2 L2 डैश अपॉन M, ये लिखा हुआ है, फिर उनका रेशियो निकाला जाए। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सही ढंग से देख लेना, इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगला क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, फंडामेंटल टोन कैसे वेरी करेगी, कह रहा है अगर लेंथ को 35% डिक्रीज कर दिया और टेंशन को 70% इंक्रीज कर दिया। तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा ना बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2L रूट टी अपॉन म्यू था, इसका मतलब F इक्वल टू, F प्रपोर्शनल टू कह लो रूट टी अपॉन एल आ गया, क्यों नहीं है, एफ क्या हो गया, रूट टी अपॉन एल आ गया। अब मेरे को ये बताओ कि एफ डैश अपॉन एफ, एफ डैश अपॉन एफ यहां से कितना होगा, रूट टी डैश अपॉन टी,
इंटू रूट एल अपॉन एल डैश। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2L रूट टी अपॉन म्यू, वो रूट टी अपॉन म्यू वी है ना, ध्यान रखना बेटा। जो है रूट टी अपॉन म्यू पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में वी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ प्रोपोर्शनल टू रूट टी अपॉन एल हो गया। तो एफ डैश अपॉन एफ क्या हुआ, रूट टी डैश अपॉन टी, और दूसरे में सॉरी रूट नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा इसमें, ये आ गया। अब सुनो, टेंशन तुम्हें कहता है 70% इंक्रीज कर दी। इसका मतलब जो टी डैश की वैल्यू है ये 1.7 टी हो गई ना, फिर ये हो गया। और लेंथ तुमसे कहता है 35% डिक्रीज कर दी, 35% डिक्रीज कर दी। तो ये जो एल डैश होगा इसका मतलब ये 65% रह गई, तो 0.65 इंटू एल रह गया बस, ये कह लो। तो यहां से एफ डैश अपॉन एफ निकाल लेना, फाइंड एफ डैश अपॉन एफ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L रूट टी अपॉन म्यू, तो इसका मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू रूट टी अपॉन एल आ गया। तो एफ डैश अपॉन एफ की वैल्यू हो गई रूट टी डैश अपॉन टी इंटू एल अपॉन एल डैश, एल अपॉन एल डैश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो रेजोनेंस ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है बेटा। जैसे तुम्हें ध्यान होगा ना, ये होता था पहला, ये ऐसे मिलता है, ये फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ है और ये एंड करेक्शन है। दूसरा, और नीचे ले जाते हो, ये सेकंड रेजोनेंस लेंथ है और ये एंड करेक्शन है ई। तो तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड निकालना है, और जो ट्यूनिंग फॉर्क तुमने यूज किया है वो 2000 हर्ट्ज का यूज किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसमें तुम जानते होगे L2 प्लस ई की जो वैल्यू है, इस फिगर में अगर मैं देखूं तो ये 3 लैम्डा/4 बन रही है। और पहली वाली फिगर में देखूं तो L1 प्लस ई ये लैम्डा/4 बन रही है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, माइनस कर दूं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो एंड करेक्शन तो कैंसिल हो जाता है। तो L2 माइनस L1 वो लैम्डा/2 आ गया। तो यहां से तुम्हें इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ पता चल गई, समझ गए ना। यहां से तुम्हें इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ पता चल गई, और वेवलेंथ कितनी आ गई बताओ, 2 टाइम्स L2 माइनस L1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स L2 माइनस L1, जिस फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क तुमने यूज किया है उस फ्रीक्वेंसी की तुम्हें वेवलेंथ पता चल गई। और लास्ट में हम v इक्वल टू क्या करते हैं बताओ, एफ लैम्डा। इसका मतलब ट्वाइस एफ L2 माइनस L1। अब यहाँ पे जो तुमने ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया था वो 2000 हर्ट्ज का यूज किया था, और दो रेजोनेंस लेंथ में तुम्हें डिफरेंस भी दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। समझ गए ना, दो रेजोनेंस लेंथ में तुम्हें डिफरेंस दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया 8.5 इंटू 10⁻⁻², इतना मीटर आ गया। तो यहां से तुम v निकाल लो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस लेंथ वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं उस पर बेस्ड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो, पाइप की लेंथ ये दे रखी है,
स्पीड ऑफ साउंड ये दे रखी है, और नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस कह रहा है। व्हिच फ्रीक्वेंसी लाई बिलो इतना, इतने से, अगर पाइप क्लोज्ड है और अगर पाइप ओपन है, ये कह रहा है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं क्लोज्ड में देखूं, क्लोज्ड का जनरल एक्सप्रेशन एक काम कर लेता हूं। क्लोज्ड का जनरल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिख सकता हूं ना, 2n माइनस 1 v अपॉन 4l। n की नंबरिंग, लेकिन ये ध्यान रखना, n की नंबरिंग 0 से करना फिर, या एक काम करते हैं, चलो +1 कर लेते हैं, ठीक है, +1 कर लेते हैं। n की नंबरिंग 0 1 2 एंड सो ऑन। ये हो गया, क्यों, ये हो गया ना, जनरल एक्सप्रेशन ये हो गया। अब तुम्हें इसको लेस देन 1250 हर्ट्ज लिखना है। इसका मतलब 2n + 1 v अपॉन 4l को लेस देन 1250 हर्ट्ज लिख लेना। अब v तुम्हें दिया हुआ है, l तुम्हें दिया हुआ है, सब निकाल लोगे, तो यहां से जो n की वैल्यू आती है वो लेस देन, बता देता हूं क्या आती है बेटा, जो है लेस देन आती है 5.75। इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू लेस देन 5.75 आती है। तो इसका मतलब n की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है बताओ, 0 1 2 3 4 5, ये हो गई बस। तो टोटल 6 आ गए ना, अगर देखोगे तो टोटल 6 आ गए, बस हो गया, ये कर लिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना क्या कह रहा है बेटा जो है। अब चलते हैं ओपन पाइप में। ओपन पाइप में तो सिंपल है, n टाइम्स v अपॉन 2l, ये कर दो, क्यों, n टाइम्स v अपॉन 2l, इसको लेस देन 1250 हर्ट्ज लिख देना। तो यहां से तुम्हारा n जो निकल के आता है वो लेस देन निकल के आता है बेटा 6.25। लेकिन इसमें जो n की नंबरिंग होगी वो 1 2 3 4 चलेगी, ध्यान रखना, ये देखते हुए चलना। पहले में मैंने जैसे 2n + 1 लिया था, तो n की नंबरिंग 0 1 2 3 चली थी, और अब के चलेगी 1 2 3 4। तो इसका मतलब n के क्या क्या नंबर्स पॉसिबल है बेटा जो है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर भी 6 आएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है कि तुम्हें पाइप की लेंथ दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, पहले पार्ट में क्लोज्ड है, दूसरे में ओपन है, तो तुम्हें नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस निकालने हैं जो 1250 से कम हो, ठीक है ना। तो जनरल एक्सप्रेशन लिख देना, बस हो गया, जनरल एक्सप्रेशन लिख देना, उसको 1250 से क्या कर देना, कम कर देना, या। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। आपके कॉपर रॉड है, 50 सेंटीमीटर लेंथ है, क्लैम्प्ड मिड पॉइंट पे, हाँ ध्यान से देखना, मिड पॉइंट पे। तो अगेन तुम्हें नंबर ऑफ नेचुरल लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस निकालने हैं 20 से 50 किलो हर्ट्ज पे, और वो फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होंगी ये और तुम्हें बताना है, ये कह रहे थे। सबसे पहली बात तो ना लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन है बेटा जो है, तो यहां पे जो तुम v लिखोगे वो √y अपॉन रो लिखोगे, ध्यान रखना, समझ गए ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो यहाँ पे v की वैल्यू लिखोगे √y अपॉन रो, और यहाँ पे जो y और रो की वैल्यू होंगी ये कॉपर के लिए यूज करोगे। और जो तुम्हें इरोडोप में ऑलरेडी दे रखी होंगी, ठीक है ना, इरोडोप की बुक के लास्ट में दी होती है। अब सुनो क्या है, ये है
ये लेंथ L दे रखी है, इसके सेंटर में तुमने क्लैंप किया है। तो एक तरीके से तुमने इसको नोड बनाया और इसको एंटी नोड बनाया और ये एंटी नोड बनाया, ये कह लो जो है। तो लेंथ यहाँ की केवल L/2 रह गई, अगर देखोगे तो L/2 रह गई। अब इसका भी जनरल एक्सप्रेशन लिखो, केवल इसी टाइप का लिख लो, एक तरह का लिख लो आप। अच्छा, पिछली बार मैंने 2n+1 लिया था, अब के मैं 2n-1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी कर सकते हो ना, 2n-1 भी लिख सकते हो। तो तुम क्या लिख सकते हो, देखो 2n-1 v/4l आना था, 4l आना था, 4 इंटू एल की जगह L/2 होगा। अब तुम कहोगे 4l क्यों लिया, क्योंकि तुम देखो ना, ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो ये काफी हद तक तुम्हें ये वाली सिचुएशन नहीं दिखती बेटा, जैसे ये होता है, देखो इसमें ये एंटी नोड होता है, ये नोड होता है, तो ये काफी हद तक यही सिचुएशन है। तो यहाँ पे 4l आता है नीचे, तो ये कर दिया तुमने, 2n-1 v/4l/2 लेस देन 50 किलो हर्ट्ज, इसका मतलब 50,000 और ग्रेटर देन 20,000, ये कह लो। लेकिन अब मैंने तुमसे कहा n की जो नंबरिंग होगी, अब तुम देखोगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होगी, ये आ गया। तो ये फाइनली जो आता है ना बेटा, ये आता है लेस देन 7.04। जब तुम वैल्यू रखोगे, सारी वैल्यू रखते हो, तो लेस देन 7.04 और ग्रेटर देन 3.11, एन का ये आता है, मतलब एन की नंबरिंग की बात कर रहा हूं मैं, एन ये होता है, एन की रेंज ये आती है। तो इसका मतलब एन क्या क्या हो सकता है बताओ जो है, एन हो सकता है 4 5 6 और 7। क्यों 4 5 6 और 7, इसका मतलब 4 आंसर आना चाहिए ना, देखा जाए तो 4 आंसर आना चाहिए। तो बस वही तुम्हें 4 आंसर दे रखे, बस ये। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तुमने सेंटर में क्लैंप किया तो एक तो L की जगह L/2 आ जाएगा, दूसरा मैंने तुमसे कहा कि ये इस टाइप की सिचुएशन है तो अपॉन 4l होगा, लेकिन L की जगह L/2 होगा, और यहाँ पे जो V होगा वो √y/रो होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव दे रखी है। क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखना है। और एक मैंने तुम्हें ये बताया कि पिछली बार हमने जैसे 2n+1 लिया था, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट की थी, अब क्या हम 2n-1 ले लेते हैं, लेकिन अब n की वैल्यू 1 2 3 4 चलेगी। तो जब सारी वैल्यूज पुट करते हो तो आपकी जो n की रेंज आती है वो 7.04 से कम और 3.11 से ज्यादा आती है। तो इसका मतलब फिर 4 5 6 7 4 ऑप्शन आएंगे, समझे ना, 4 हो जाएंगे। तो तुम फिर यहाँ पे वैल्यू रख के निकालते चले जाना, बस हो गया। जैसे इस वाले में देखो ना, तुम फाइनली तुम कहोगे कि कैसे रखेंगे। जैसे इस वाली वैल्यू में, समझ गए ना, इसमें तुम एक बार n को 4 रख देना, फिर n को 5 रख देना, एंड सो ऑन कह लो, बस हो गया। तो वहां से तुम्हें 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिखेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, और वेब में बस 10 क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा नहीं है, तो अगले वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक के लिए